गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था डेथ ऑफ पार्टनर का, ठीक है। उसमें कल मैंने आपको ये बताया था कि किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उस समय भी पार्टनरशिप फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है। डेथ के केस में जितने भी टॉपिक होते हैं वो सारे के सारे उसी प्रकार के जिस तरीके से रिटायरमेंट के केस में होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नया टॉपिक नहीं था। एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर किसी भी पार्टनर की डेथ ड्यूरिंग द ईयर होती है, साल में चलते समय बीच में होती है, तो हाउ टू कैलकुलेट द डिक्रीजिंग पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ, ठीक है। ये चीज हमने कैलकुलेट की थी। अब इस डेथ के टॉपिक में हमारे पास अगला पॉइंट आता है कैलकुलेशंस ऑफ अमाउंट, कैलकुलेशन of amount due to decreasing partner, due to decreasing partner, यानी कि डिक्रीजिंग पार्टनर को दिए जाने वाले अमाउंट की कैलकुलेशन करना। देखो, जब किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी भी एक पार्टनर की डेथ होती है तो उस डिक्रीजिंग पार्टनर का जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, भाई उसका बेटा, उसका भाई या उसकी वाइफ, कोई भी जो भी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा, ही विल डिमांड द शेयर्स ऑफ डिक्रीजिंग पार्टनर इन फर्म अप टू द डेट ऑफ डेथ। यानी कि वो ये कहेगा कि भाई आज डेथ हो गई, उसका रिप्रेजेंटेटिव कहेगा कि आज डेथ हो गई, तो आज की डेट तक इस बंदे का जितना भी हिस्सा बनता है, जो भी उसका बैलेंस है, वो हमें पे कर दिया जाए। तो हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा कि हाउ मच टोटल अमाउंट इज ड्यू टू दैट डिक्रीजिंग पार्टनर। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली डिक्रीजिंग पार्टनर की कैपिटल अकाउंट को बनाते हैं और ये कैलकुलेट करते हैं कि ऑन द डेट ऑफ डेथ हाउ मच टोटल अमाउंट इज ड्यू टू दैट डिक्रीजिंग पार्टनर। सॉरी, उस डिक्रीजिंग पार्टनर की तरफ जो भी अमाउंट बनेगा that will be calculated and it will be transferred to his legal representative या executor account। यानी कि जो भी बैलेंस उस मरने वाले पार्टनर की कैपिटल का बनेगा वो कैलकुलेट करके उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब बात आती है कि विच अमाउंट इज पेबल टू डिक्रीजिंग पार्टनर। डिक्रीजिंग पार्टनर को कौन कौन सा पैसा देना है, उसकी कैपिटल का बैलेंस, शेयर इन गुडविल, शेयर इन रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, यहाँ पे रिवैल्यूएशंस प्रॉफिट, उसके बाद शेयर इन डिक्रीजिंग शेयर इन प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ। ये सारा पैसा तो उसको देना है। इसी प्रकार अगर उसका कोई नेगेटिव बैलेंस निकलता है या उससे कुछ पैसा लेना है तो वो लिया जाएगा। और वो कौन कौन से होंगे, ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इफ एनी, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, लॉस इन एक्यूमुलेटेड लॉसेस एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और उसके बाद ये कैलकुलेट करेंगे कि हाउ मच अमाउंट इज ड्यू टू दैट डिक्रीजिंग पार्टनर। इसके लिए डिक्रीजिंग पार्टनर का कैपिटल, जनरली क्वेश्चन में आपसे केवल डिक्रीजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए कहा जाता है। तो डिक्रीजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बना के ये सारे अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद डिक्रीजिंग पार्टनर का जो भी बैलेंस निकलेगा that will be transferred to his executor account। क्लियर है बात? देखो, एक क्वेश्चन से अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा। आप लोग इस अपनी बुक में देखिए इलस्ट्रेशन 62, 60 तक मैंने करवाया था, 61 केवल जर्नल है, 62 देखिए। देखिए इलस्ट्रेशन 62 में ये कह रहे हैं कि बैलेंस शीट ऑफ सुधा, रहीम एंड कार्तिक who were sharing profit in the ratio of 3:3:4 as at 31st of March 2012 was as follow। तीन पार्टनर है, सुधा, रहीम और कार्तिक। तीनों की बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है, रेशियो उनका दिया हुआ है 3:3:4। सुधा died on 30th of June 2012 and the partnership deed provided for the following on the death of partner। देखो ये कह रहा है कि 30th of June को सुधा की डेथ हुई। अब आप देखो बैलेंस शीट कब क्लोज होती है, 31st ऑफ मार्च को। सुधा की डेथ हुई है 30th ऑफ जून, यानी कि कितने दिनों बाद, अप्रैल, भाई 30 जून को लास्ट डे माना जाता है महीने का। अप्रैल का पूरा मंथ, मई का पूरा मंथ, जून का पूरा मंथ, यानी कि आफ्टर 3 मंथ सुधा की डेथ हुई है। अब ये कह रहे हैं कि पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर। किसी भी पार्टनर की डेथ की सिचुएशन में पार्टनरशिप डीड में क्या कहा गया है,
कि गुडविल ऑफ फर्म बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर। भाई गुडविल की जो कैलकुलेशंस होगी वो पिछले 3 सालों के एवरेज प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज पे करनी है, ठीक है। आपको पता है जब एक पार्टनर की डेथ होगी तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव गुडविल में हिस्सा मांगेगा, तो मरने वाले पार्टनर को गुडविल में हिस्सा देना है रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा गेनिंग रेशियो में। तो गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करनी है वो बता दिया। सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ हर डेथ वाज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल। सुधा का प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा अप टू द डेट ऑफ डेथ दैट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, उसे सेल के ब्याह पर निकालना है। And sales for the year ended 31st of March 2012 amounted to rupees 4 lakh। देखो ये कह रहे हैं सेल फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2012। 31st of March 2012 कौन सा ईयर था? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो है 4 लाख एंड फ्रॉम 1st of April to 30th of June 150। जबकि इस साल इन 3 महीनों में फर्म ने कितने की सेल की है? 150 की। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2012 वाज 1 लाख। पिछले साल फर्म का प्रॉफिट था 1 लाख, यानी कि 4 लाख की सेल पे फर्म कमाती है 1 लाख, तो 150 पे कितना कमाएगी और उसमें सुधा का हिस्सा निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज टू बी प्रोवाइडेड 6% पर एनम एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। ये एवरेज प्रॉफिट इसलिए दिया गया ताकि गुडविल को कैलकुलेट कर सके। अब आपसे कह रहे हैं प्रिपेयर सुधास कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हर एग्जीक्यूटर। भाई केवल और केवल सुधा का कैपिटल अकाउंट बनाओ, केवल सुधा का कैपिटल अकाउंट, ताकि हम उसके एग्जीक्यूटर के सामने प्रेजेंट कर सके, ताकि हम ये कैलकुलेट कर सके कि हाउ मच अमाउंट इज पेबल टू सुधास एग्जीक्यूटर। देखो इसमें केवल सुधा का कैपिटल अकाउंट, कोई रिवैल्यूएशन नहीं, कोई कैपिटल नहीं, कोई बैलेंस शीट नहीं, केवल जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है। 62 सुधास कैपिटल अकाउंट। देखो बेटा एक बंदे का कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, कोई खास चीजें उसमें आनी नहीं। आप लोगों ने बहुत सारे कैपिटल अकाउंट बनाए हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, जस्ट 1 मिनट जी सर। सॉरी बेटा इंटरप्शंस के लिए। तो देखो जैसे हम सुधा का कैपिटल अकाउंट बना रहे थे तो पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड अमाउंट, ठीक है, ये हमने फॉर्मेट बना लिया। अब देखो ये कैपिटल अकाउंट बनाना बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा 6 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ जाता है कई बार। तो देखो इसमें जो सारा काम होगा वो वर्किंग नोट में होगा। वर्किंग नोट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि वर्किंग नोट के बिना आपको नंबर नहीं मिलेंगे। जितनी कैलकुलेशन है वो वर्किंग नोट में शो कीजिए। भाई आपको ये दिखाना है कि सुधा को कितना पैसा देना था, तो आप सुधा की कैपिटल का अकाउंट बना रहे हो तो उसमें सबसे पहले देखो क्या क्या चीज आएगी, वही प्रोसेस स्टार्ट करो। सबसे पहले बैलेंस शीट के आइटम। बैलेंस शीट में सुधा की कैपिटल का बैलेंस है 60,000, तो यहां पे लिख देंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना बैलेंस आ गया? 60,000। उसके बाद बैलेंस शीट में चेक करो कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे जर्नल रिजर्व दिया हुआ है 10,000 का, नो डाउट 10,000 जर्नल रिजर्व है, तो जर्नल रिजर्व में सुधा का हिस्सा होगा कितना? 3/10, 3,000। तो देखो इसमें कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, तो सीधा लिख देंगे भाई जर्नल रिजर्व पे तीनों का राइट होता है। जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सुधा टू रहीम टू कार्तिक। रहीम और कार्तिक का कैपिटल अकाउंट तो बन नहीं रहा, सुधा का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में बाय जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में सुधा का हिस्सा कितना हो गया? शेयर कितना हो गया? 3,000। इसके बाद बीपी नहीं, लोन नहीं, कैपिटल नहीं, लायबिलिटी साइड और कुछ नहीं, एसेट साइड आओ, कैश, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, कुछ नहीं। फिर उसके बाद दिखा रखा है सुधाज लोन 10,000। अच्छा सुधा का लोन एसेट साइड में दिखा रखा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने सुधा को लोन दिया हुआ है, हमने दिया है,
तो जब सुधा की डेथ होगी उसका रिप्रेजेंटेटिव हमसे हिसाब किताब मांगेगा, तो जो लोन हमने दे रखा है वो हम उस सुधा से वापस लेंगे, तो ये पैसा उसकी कैपिटल में से काट लिया जाएगा। एंट्री क्या होगी, सुधा की लोन एसेट साइड में, कौन सा बैलेंस है, डेबिट, खत्म करने के लिए क्रेडिट, तो सुधाज लोन को तो कर दोगे क्रेडिट और सुधा की कैपिटल को डेबिट, तो डेबिट साइड में टू सुधाज लोन अकाउंट, कितना पैसा, 10,000, ठीक। बैलेंस शीट में और कोई आइटम नहीं बच रहा, बैलेंस शीट के सारे आइटम हो गए। बैलेंस शीट के बाद हम आते हैं रिवैल्यूएशन पे, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, कोई भी रिवैल्यूएशन से रिलेटेड पॉइंट नहीं है। फिर आगे कहता है कि भाई अब नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं, तो ये कह रहा है कि सुधा डाइड ऑन 30th of June, पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड द फॉलोइंग। पहला कह रहा है कि गुडविल ऑफ फर्म विल बी वैल्यूड एट 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year, तो वर्किंग नोट में गुडविल की कैलकुलेशन करो। इस प्रकार के क्वेश्चन में वर्किंग नोट बहुत ज्यादा जरूरी है, तो पहले में कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन, एवरेज प्रॉफिट आपको दिया गया है, पहले निकालो गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल कितनी बनी भाई, एवरेज प्रॉफिट आपके पास क्वेश्चन में दिया गया 42,000, गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड 2 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 84,000 गुडविल हो गई। इस गुडविल में किसका हिस्सा, सुधा का, तो यहां पे लिखेंगे सुधाज शेयर इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में सुधा का हिस्सा कितना हुआ, 84,000 में सुधा शेयर इन गुडविल, प्रॉफिट नहीं गुडविल, 84,000 में सुधा शेयर ऑफ गुडविल कितने की हो गई, 25,200। अब सुधा को गुडविल के 25,200 रुपीज चाहिए, अब ये पैसा उसे कौन देंगे, रहीम एंड कार्तिक, कौन से रेशो में, गेनिंग रेशो। अच्छा, ओल्ड रेशो था 334, ठीक है, आपको पता है सुधा चली गई, नई रेशो के बारे में कुछ नहीं कह रखा, तो 3:4, कार्तिक, रहीम और कार्तिक का न्यू रेशो, इट इज आल्सो ए गेनिंग रेशो, तो गेनिंग रेशो दोनों का 3:4 है। सुधा को जो 25,200 मिलना है, यहां पे वर्किंग नोट नंबर सेकंड में ये भी लिख दो, गेनिंग रेशो ऑफ, कौन कौन पार्टनर थे, कार्तिक, रहीम एंड कार्तिक, रहीम एंड कार्तिक, 3:4। अब ये 25,200 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करो, 25,200 का 3/7 के हिसाब से कितना हो गया, 3600, 10,800 रुपीज तो कौन देगा, रहीम, और 4/7 के हिसाब से 14,400 रुपीज कौन देगा, कार्तिक। रहीम और कार्तिक दोनों से पैसा लेकर सुधा को दीजिए, क्या एंट्री, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के थ्रू ये पैसा देना है, तो बाई रहीम्स कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, रहीम ने कितना दिया 10,800 बाई कार्तिक्स कैपिटल अकाउंट, कार्तिक की कैपिटल अकाउंट से कितना पैसा मिलेगा 14,400, ये गुडविल में शेयर दे दिया, ठीक। इसके बाद गुडविल के बाद आगे कह रहे हैं सुधा शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल, सेल के ब्याह पर सुधा का प्रॉफिट में हिस्सा निकालना है अप टू द डेट ऑफ डेथ, तो वर्किंग नोट नंबर 3 में कैलकुलेशन ऑफ सुधाज शेयर इन प्रॉफिट, भाई प्रॉफिट में सुधा का हिस्सा, तो आप ही देखो कि प्रीवियस ईयर सेल हमारी कितनी थी भाई, प्रीवियस ईयर की सेल थी 4 लाख, जिसके ऊपर प्रॉफिट कितने का था 1 लाख का, इस साल की सेल है 150, तो उस पे कितना का प्रॉफिट होगा, तो पहले लिखो प्रॉफिट ऑफ फर्म, प्रॉफिट ऑफ फर्म ऑन सेल ऑफ ₹4 lakh profit is 1 lakh, on sale of ₹1 profit is 1 lakh divided by 4 lakh, or on sale of ₹150
1,50,000 की सेल पे प्रॉफिट कितना होगा? तो ये कटिंग कीजिए इसकी 37,500 होगा। यानी कि आज की डेट में 1,50,000 की सेल पे फर्म ने 37,500 प्रॉफिट अर्न किया होगा। लेकिन हमें फर्म का प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें चाहिए सुधास शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पे लिखो सुधास शेयर इन प्रॉफिट। प्रॉफिट में सुधा का हिस्सा कितना हुआ? 37,500 में सुधा का शेयर है 3/10, यानी कि 3/10 के हिसाब से 11,250। सुधा को 11,250 रुपीस किस चीज के मिलेंगे? प्रॉफिट के। और उसे ये पैसा कौन देगा? अब देखो रेशियो चेंज नहीं हो रहा, तो ये पैसा कौन से अकाउंट से दिया जाएगा? P&L सस्पेंस। एंट्री P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधास कैपिटल। तो यहां पे लिखेंगे बाय P&L सस्पेंस। P&L सस्पेंस से सुधा को कितना पैसा दे दो प्रॉफिट में? 11,250। ठीक। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का गया 6%, लेकिन 6% के साथ दिया गया पर एनम, यानी कि 1 ईयर का 6%, लेकिन उसकी डेथ हुई है 3 मंथ के बाद। तो यहां पे लिखो सुधास शेयर, सुधास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा भाई? कैपिटल उसकी कितनी है टोटल? 60,000। 60,000 पे कितने परसेंट बताया गया है? 6%। कितने मंथ का? 3 मंथ का, तो 3/12। तो बेटा यहां से कितना इंटरेस्ट बन गया? 900 रुपीज बन गया। सुधा को इंटरेस्ट के रूप में टोटल कितना पैसा दिया जाएगा? 900 रुपीज दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहां पे लिखा जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 900। कुछ बुक्स में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह P&L सस्पेंस लिखा जाता है। ठीक है, तो वही बात आती है कि अगर रेशियो चेंज होता है तो उसको जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह मिलना है वो अदर पार्टनर के द्वारा देना है, जो आगे के क्वेश्चंस में समझाऊंगा। फिलहाल उसको 900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, 900 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। उसके अलावा एवरेज प्रॉफिट दिया गया था, ये केवल गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए, इसका और कोई पर्पस है नहीं। ठीक, सारे अमाउंट कैलकुलेट कर लिए। हाउ मच अमाउंट वी हैव टू पे टू सुधा। अब उसके बाद उसकी सुधा की कैपिटल का बैलेंस निकालो। बेटा इस साइड का टोटल और ये टोटल करके डिफरेंस लो, करके देख लेना। डिफरेंस आ रहा है 90,350। कितना डिफरेंस आ रहा है? 90,350। यानी कि आज की डेट में सुधा इस फर्म के 90,350 रुपीस मांगती। अब सुधा फर्म को छोड़ के जा रही है, तो ये जो अमाउंट ड्यू है इट विल बी ट्रांसफर टू सुधास एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो यहां पे हम लिख देंगे टू सुधास एग्जीक्यूटर अकाउंट। एग्जीक्यूटर अकाउंट 90,350, ये टोटल कर दो। 1,03,50, इधर भी टोटल 1,03,50। इस तरीके से डिक्रीजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब इसमें बस एक बात ध्यान रखना, सारी चीजें वही है जो रिटायरमेंट के केस में पड़ी थी। सिर्फ क्या होता था रिटायरमेंट के केस में, जो रिटायरिंग पार्टनर होता था वो जिंदा होता था, तो उसका जो भी बैलेंस निकलता था या तो उसको वो पैसा कैश में देते थे या उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर होता था। लेकिन डेथ के केस में बंदे की डेथ होगी, वो तो पैसे लेने आ नहीं सकता, इसलिए जो भी उसका बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। लेटर ऑन एग्जीक्यूटर के साथ बैठकर एग्रीमेंट किया जाएगा कि भाई आपको ये पैसा कैसे पेमेंट की जाएगी। अगर ये पैसा एग्जीक्यूटर को तुरंत देना है तो तुरंत पे कर देंगे, अगर वही लोन की तरह उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो धीरे धीरे करके लोन के थ्रू पेमेंट की जाएगी। ठीक है बेटा, वो जैसा भी होगा। तो देखो इसी से रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और करके देखते हैं। जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उसमें कहा गया है कि ए बी एंड सी वर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। एक फर्म में 3 पार्टनर है ए बी सी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3 था। बैलेंस शीट आपके सामने गिवन है। आगे कह रहे हैं कि ए डाइड ऑन 1 अक्टूबर 2015। 1 अक्टूबर 2015 को ए की डेथ हुई एंड B and C decided to share
फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:5। बी और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में वो लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 7:5 रखेंगे। इट वाज एग्रीड बिटवीन हिज एग्जीक्यूटर एंड रिमेनिंग पार्टनर्स दैट ए के एग्जीक्यूटर और रिमेनिंग पार्टनर के बीच में ये बात डिसाइड हुई, क्या कुछ कंडीशंस हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, जो कि इस तरीके से। पेटेंट्स बी वैल्यूड एट 8,000, मशीन 28, बिल्डिंग 25। तो ये कुछ पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 be taken as having accrued as the same rate as that of previous year। देखो इसमें ये कह रहा है 2015-16 जो करंट ईयर है, जिस ईयर में पार्टनर की डेथ हुई है, उस साल के प्रॉफिट की रेट वही होगी जो प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट है, यानी कि फर्म इस साल भी उतना ही प्रॉफिट कमाती जितना प्रीवियस ईयर में कमाया था। तो इस हिसाब से फर्म का प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें मरने वाले पार्टनर का हिस्सा अप टू द डेट ऑफ डेथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% है। हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू एग्जीक्यूटर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। ठीक है, अब ये कह रहे हैं प्रिपेयर एज कैपिटल अकाउंट एज एग्जीक्यूटर अकाउंट एज ऑन 1 अक्टूबर। दो चीजें पूछ रहे हैं, ए का कैपिटल अकाउंट और 1 अक्टूबर जिस डेट को ए की डेथ हुई है उस डेट को ए के एग्जीक्यूटर का अकाउंट। ठीक है, लेकिन देखो इस क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड थे, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट भी आपको बनाना पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में आपको कौन कौन से अकाउंट बनाने हैं, पहले तो आप बनाओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि 2 पॉइंट रिवैल्यूएशन से रिलेटेड गिवन है। फर्स्ट आप बनाइए रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये पर्टिकुलर अमाउंट वगैरह लिख लेना। ठीक है, देखो रिवैल्यूएशन के क्या क्या पॉइंट थे भाई। इसने कहा कि 1 अक्टूबर 2015 को ए की डेथ हुई। बी और सी ने डिसाइड किया कि रेशियो 7:5 होगा। ये कुछ बातें हैं। पहला पॉइंट कह रहे हैं गुडविल की वैल्यूएशन ऐसे करनी है, गुडविल का रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। पेटेंट्स बी वैल्यूड एट ₹8,000। पेटेंट्स की वैल्यूएशन 8,000 है, जबकि आपकी बुक में पेटेंट कितने का दिया हुआ है 11। तो इसका मतलब पेटेंट्स के प्राइस 3,000 रिड्यूस हो रहे हैं, दैट इज ए लॉस। रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू पेटेंट्स 3,000। ठीक, उसके बाद आगे कह रहे हैं मशीन है 28, बैलेंस शीट में मशीन है 30, यानी कि मशीन के प्राइस 2,000 रिड्यूस हो रहे हैं, तो 2 मशीनरी। मशीनरी के प्राइस कितने रिड्यूस हो गए 2,000। फिर कहते हैं बिल्डिंग है 25, बैलेंस शीट में बिल्डिंग है 20, तो इट मींस बिल्डिंग के प्राइस 5,000 इंक्रीज हो रहे हैं, तो बाय बिल्डिंग कितना इंक्रीज करोगे 5,000। ठीक, उसके बाद ये तो हो गया रिवैल्यूएशन के। आगे प्रॉफिट की रेट वही है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मरने वाले पार्टनर को देना है, इसका रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। हाफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली, इसका भी रिवैल्यूएशन से कोई लेना देना नहीं। तो रिवैल्यूएशन के और कोई पॉइंट नहीं है। अब दोनों साइड का टोटल करें, इस साइड भी 5, इस साइड भी 5, बोथ साइड्स आर इक्वल। इट मींस देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। नहीं है तो कोई बात नहीं है, सिर्फ टोटल करके छोड़ दो, 5,000 इधर और यहां भी 5,000। ठीक, ये आपका टोटल है। ठीक, ये तो हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर यहाँ कोई प्रॉफिट या लॉस होता है तो वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। इसके बाद बनाओ एज कैपिटल। देखो केवल एक पार्टनर जिसकी डेथ हुई है उसी का कैपिटल अकाउंट बनवा रहे हैं, एज एज कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars
अमाउंट। ठीक है, तो देखो बेटा ए का कैपिटल अकाउंट आपको बनाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे पहले आप ये देखो ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है, तो यहां पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एज कैपिटल अकाउंट बैलेंस इज कितना दिया हुआ है बेटा 30,000। ठीक, अब वही प्रोसेस, पहले बैलेंस शीट का आइटम चेक करो। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है रिजर्व, रिजर्व में ए का हिस्सा 5/12, तो यहां पे लिखेंगे बाय रिजर्व। रिजर्व में हिस्सा कितना हो गया 5/12, 1000 का 5/12 यानी कि 2500 रिजर्व में हिस्सा। उसके बाद लायबिलिटी साइड में और कुछ नहीं है। एसेट साइड में बिल्डिंग, मशीन, स्टॉक, पेटेंट, डेटर, कैश एट बैंक, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। बेटा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपको पता है फिक्टिशियस एसेट्स है। जब किसी पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो इस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस को ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट के खत्म करते हैं। एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उसे करोगे क्रेडिट और पार्टनर कैपिटल को डेबिट। ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। फिलहाल ए का कैपिटल अकाउंट ही बना रहे हो और वो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 12,000 का कितना 5/12, तो इट मींस 5,000 हो गया। ठीक, उसके बाद बैलेंस शीट में तो और कोई आइटम है नहीं। अब आ जाओ रिवैल्यूएशन पे। रिवैल्यूएशन में ना कोई प्रॉफिट है ना कोई लॉस, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। ठीक, फिर आओ नीचे एडजस्टमेंट पे। तो एडजस्टमेंट में कह रहे हैं ए की डेथ हुई, बी और सी ने डिसाइड किया कि फ्यूचर उनका रेशियो 7:5 होगा, यानी कि अब उन्होंने रेशियो को चेंज कर लिया। ठीक है, तो मैंने बताया था गुडविल में प्रॉफिट में जो हिस्सा होगा वो बाकी के पार्टनर देंगे। तो पहले ये देखो गुडविल, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे करवा रहे हैं। गुडविल टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर विच वर, 4 सालों के प्रॉफिट आपके सामने दिए गए। तो इस हिसाब से आप गुडविल को कैलकुलेट करो वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कितना है भाई, 4 सालों के प्रॉफिट आपके सामने दिए हुए, बेटा डायरेक्ट कर रहा हूं। 19 + 15 34 प्लस में 20 54 प्लस में 18 72, 4 इयर्स के प्रॉफिट का टोटल आएगा 72 डिवाइडेड बाय 4, तो एवरेज प्रॉफिट आपके पास आ गया 18,000। और गुडविल कैसे निकालनी है, गुडविल ऑफ फर्म, फर्म की गुडविल। एवरेज प्रॉफिट का 2.5 ईयर परचेज, यानी कि 18,000 इनटू में 5/2, 2.5 को लिख सकते हैं 5/2, 9,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 45। दिस इज द गुडविल ऑफ फर्म। अब इस गुडविल में किसका शेयर निकालना है आपको, ए का। भाई ए की डेथ हुई है तो ए का हिस्सा कितना निकलेगा, ए शेयर इन गुडविल 45,000 में 5/12 3750, 5 से मल्टीप्लाई करोगे 18,750। ए को गुडविल के रूप में टोटल 18,750 मिलने, और उससे ये पैसा कौन देगा, बी और सी। कौन से रेशियो में, गेनिंग रेशियो में। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में कैलकुलेशंस ऑफ गेनिंग रेशियो, पहले बी का निकालो। न्यू रेशियो था 7/12, ओल्ड कितना है 4/12, 3/12 आ गया। सी का निकालेंगे, न्यू कितना है 5/12, ओल्ड कितना था 3/12, 2/12। तो गेनिंग रेशियो ऑफ बी एंड सी 3:2,
यहाँ पे ए को गुडविल के 18,750 चाहिए, बी और सी देंगे 32 में। क्या एंट्री? बी इज अकाउंट डेबिट, सी इज अकाउंट डेबिट टू ए, तो यहाँ पे बाई बीज कैपिटल कितना पैसा 18,750 का 3/5, तो बेटा 3/5 निकाल के देख लेना 11,250 आता है। इसी प्रकार बाई सीज कैपिटल 18,750 का 2/5 7,500 आता है। ब्रैकेट में लिख दो गुडविल, और इसने भी किस चीज का पैसा दिया है? गुडविल का। ठीक, उसके बाद अगला पॉइंट दे रखा था पेटेंट्स का वैल्यूएशन इतना, मशीन का इतना, बिल्डिंग का इतना, तो ये रिवैल्यूएशन के पॉइंट थे, बात दिखा चुके। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015-16 बी टेकन एज हैविंग एक्रूड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ प्रीवियस ईयर। तो देखो प्रॉफिट की वो ही रेट होगी जो कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट थी। प्रीवियस ईयर मींस भाई जैसे ए की डेथ हुई है 1 अक्टूबर 2015, तो पिछला साल कब खत्म होगा? 31 मार्च 2015, और लास्ट ईयर हमारी फर्म का प्रॉफिट कितना था? 18,000। अब देखो पिछले साल हमारी फर्म ने 18,000 का प्रॉफिट अर्न किया, और ये कह रहे हैं कि इस साल भी प्रॉफिट की रेट वही होगी जो प्रीवियस ईयर थी। तो प्रीवियस ईयर फर्म ने 18,000 कमाए, तो इस साल भी 18,000 कमाती, लेकिन 18,000 1 ईयर का। ए की डेथ हुई है किस डेट को? 1 अक्टूबर, यानी कि अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने काम करने के बाद। तो इसका मतलब 6 मंथ का प्रॉफिट कितना हुआ? तो वही टाइम बेसिस पे निकलेगा। 1 ईयर का प्रॉफिट फर्म का है 18, तो 6 मंथ का कितना हो जाएगा? 18,000 इंटू में 6/12। तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 3 में फर्म्स प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ $18,000 इंटू में 6/12 9,000 बनता है। यानी कि अप टू द डेट ऑफ डेथ फर्म का जो प्रॉफिट है वो 9,000 रुपीज बनता है। अब इस 9,000 में किसका हिस्सा निकालना है? ए का। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में ए शेयर इन प्रॉफिट 9,000 में ए का शेयर कितना है बेटा? 5/12। तो 5/12 के हिसाब से 750 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 3750। ए को प्रॉफिट के रूप में कितने पैसे मिलने? 3,750। ठीक, अब देखो बेटा इसमें आपने देखा कि जो रिमेनिंग पार्टनर है वो अपने रेशो को चेंज कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि अगर रिमेनिंग पार्टनर अपने रेशो को चेंज करे तो मरने वाले पार्टनर को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिलना है उसे वो हिस्सा रिमेनिंग पार्टनर अपने गेनिंग रेशो में देंगे, जो कि कितना था? 3:2। तो 3,750 को 3:2 में बांटो, 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे 2,250 रुपीज बी देगा, 1,500 रुपीज सी देगा। बी और सी दोनों से पैसा लेकर ए को देना है। क्या एंट्री? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बाई बीज कैपिटल कितना पैसा? 2,250 बाई सीज कैपिटल, सी से कितना पैसा मिलेगा? 1,500। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट, यहां पे भी ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट में शेयर हिस्सा। ठीक, ये प्रॉफिट का शेयर हो गया। इसके बाद आगे कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। भाई जो कैपिटल है उस पर 10% का इंटरेस्ट देना है ए को। ए की कैपिटल 30,000 है, 10% के साथ पर एनम है। अगर पर एनम बढ़ना हो तो पूरे ईयर का इंटरेस्ट मिलता, लेकिन पर एनम बढ़े तो जितने दिनों तक काम किया उतने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। तो वर्किंग नोट नंबर 5 में इंटरेस्ट ऑन एज कैपिटल 30,000 पे 10% कितने मंथ का? 6 मंथ का। बेटा 6 मंथ का इंटरेस्ट बन रहा है 1,500 रुपीज। ठीक है,
एंट्री होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो यहां पे लिखेंगे बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना अमाउंट 1500, ठीक, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। इसके अलावा भाई इसके अलावा एक पॉइंट कहा गया है कि हाफ ऑफ द अमाउंट ड्यू टू ए टू बी पेड इमीडिएटली टू द एग्जीक्यूटर एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। तो आप ये देखो कि ए को जो पैसा देना है उसमें से हाफ अमाउंट आप ए के एग्जीक्यूटर को तुरंत दोगे, लेकिन यहाँ तो एग्जीक्यूटर नहीं है, यहां तो क्या करो, ए का कैपिटल बन रहा है, यहां ए को पेमेंट नहीं कर सकते, ए की कैपिटल का बैलेंस निकालो, एक बार उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करो, तो फिलहाल टोटल करके ये बैलेंस निकालो, ए का बैलेंस कितना निकलता है। तो देखो बेटा ये टोटल करके उसमें से जब ये लेस करोगे तो अमाउंट आएगा 51,500। आप यहां पे लिखो टू एज एग्जीक्यूटर अकाउंट, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट 51,500 टोटल कर दो। आपने एक एक कैपिटल का जो भी बैलेंस था वो उसके एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर दिया। अब ए पैसा नहीं मांगता, हमारे पैसा मांगता है ए का एग्जीक्यूटर। अब ए के एग्जीक्यूटर के साथ सेटलमेंट करो कि भाई तुम्हें ये पैसा कैसे चाहिए। तो ये डिसाइड हुआ कि ए के एग्जीक्यूटर को हाफ अमाउंट उसी टाइम पे करना है, बाकी का पैसा उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है। अब आपसे ए का एग्जीक्यूटर अकाउंट और बनाने के लिए कहा गया है, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट आप और बनाएंगे, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट। वैसे तो बेटा इसमें डेट वगैरह भी होती है, भाई किस डेट को आपने बैलेंस ट्रांसफर किया, लेकिन इस क्वेश्चन में केवल एक पॉइंट है कि एग्जीक्यूटर को हाफ पेमेंट अभी करो, बाकी लोन में, बाकी के लोन की फिलहाल पेमेंट है नहीं, तो सीधा सीधा बनेगा। ए की कैपिटल का 51,500 का बैलेंस था, वो हमने उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर किया। एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर, एज एग्जीक्यूटर का क्रेडिट बैलेंस है, यहां पे लिखोगे बाय एज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल से कितना बैलेंस ट्रांसफर कर लिया, 51,500, ठीक। अब उस एग्जीक्यूटर के साथ बैठकर सेटलमेंट किया गया कि भाई हाफ अमाउंट तो इमीडिएटली ले लो, यानी कि 51,500 में से 25,750 तो ले लो इमीडिएटली, बाकी ट्रांसफर कर लेते हैं लोन में। तो आप 51,750 इमीडिएटली पे कर रहे हो, क्या एंट्री होगी, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैलेंस शीट में बैंक है या कैश है, तो देखो इस क्वेश्चन में कैश एट बैंक दिया गया था, तो बैंक के थ्रू ही एंट्री करो। हालांकि आपके पास इतना बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन वो काम है लायबिलिटी का, मतलब बैलेंस शीट का। फिलहाल तो आप उसको पेमेंट करो, एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 25,750 पेमेंट हो गई, बचा 25,750 का रिमेनिंग बैलेंस। तो ये कह रहा है रिमेनिंग बैलेंस बी ट्रांसफर टू हिज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। अब ये पैसा उसके लोन अकाउंट में जाएगा, एंट्री होगी एज एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। यहां पे लिखो टू एज एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। जो रिमेनिंग 25,750 का बैलेंस है वो उसके लोन में चला गया। यहां टोटल हो गया 51,500, यहां भी टोटल हो गया 51,500, ठीक। इस तरीके से एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाना। क्लियर है बेटा? तो ये था आपके पास डिक्रीजिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना। क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन उसी प्रकार का है, सिर्फ मेन रोल है वर्किंग नोट्स का, ठीक। अब देखो डेथ के क्वेश्चन में एक छोटे से टॉपिक और बढ़ते जाएंगे कि भाई जो एग्जीक्यूटर अकाउंट है उसका लोन अकाउंट और बनाओ। जैसे आप डिक्रीजिंग पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर का लोन बनाते थे, उसी प्रकार एग्जीक्यूटर का लोन अकाउंट और बनाएंगे, ठीक। तो आज यहाँ तक के क्वेश्चंस कीजिए, बाकी क्वेश्चन कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।